नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी विपक्ष का भ्रम, नैरेटिव में कितना दम। जी हां, एग्जिट पोल के आते ही विपक्ष के नेताओं ने ईवीएम और कलेक्टर्स पर दबाव बनाने के आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि वो एग्जिट पोल को झूठा बता रही है और ईवीएम को शक की निगाहों से देख रही है, जिस पर अब सियासत भी गरमा रही है। और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने हार के बहाने ढूंढना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसके मायने क्या है। क्या विपक्ष की कोशिश नतीजे से पहले कोई नैरेटिव सेट करने की है? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। नतीजों से पहले कांग्रेस का वार। क्या कांग्रेस ने बहाने किए तैयार? लोकसभा चुनाव में जनमत की असल तस्वीर साफ होने की घड़ी आ गई। मंगलवार को ये पता चल जाएगा कि प्रदेश की 29 सीटों पर किसका कब्जा होगा। बीजेपी तो अपनी जीत को लेकर इस कदर कॉन्फिडेंस दिख रही है कि जश्न की तैयारी उसने शुरू कर दी है। इधर एग्जिट पोल आने के बाद विपक्ष के तेवर तीखे हो चले हैं। विपक्ष को लग रहा है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट रहे तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लिहाजा दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को निशाने पर लेना शुरू कर दिया तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमित शाह पर कलेक्टर्स को धमकाने के आरोप लगा दिए। तो क्या अब ये समझा जाए कि कांग्रेस ने अभी से बहाने ढूंढना शुरू कर दिया है? हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को अलग नजरिए से देख रही है। एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। बात इतनी है कि जो एग्जिट पोल आए उसकी भी अलग अलग एक कहानी है। जहाँ पे 4 सीट है वहाँ पे 6 सीट किसी एग्जिट पोल ने बता दी। कोई पार्टी 3 सीट पे लड़ रही, उसको 6 सीट भी कहीं पे दे दी। किसी राज्य में अलग अलग तरह के अलग अलग कई प्रकार की विसंगतियाँ एग्जिट पोल में देखने को मिली। एग्जिट पोल की पोल आने वाले 18 घंटे में खुल जाएगी। कांग्रेस के आरोपों पर अब सियासत भी तेज हो चली है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश के आरोपों को कांग्रेस की हार से जोड़ा। बीजेपी कह रही है कि एग्जिट पोल से साफ हो गया है कि सत्ता में तो बीजेपी ही आएगी, इसलिए विपक्ष ने हार को कैसे डिफेंड करना है इसकी तैयारी कर रही है। और नतीजों के बाद इन्हीं मुद्दों पर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा। हताश, निराश और बेहद परेशान कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि जनता ने जब उसे मत नहीं दिया तो वो अपना जनमत कैसे तैयार करे। चुनाव से पहले ही उसने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया था और अब वो डीएम के ऊपर यानी कलेक्टर के ऊपर सवाल उठा रही है, जिसका खंडन आज सुबह चुनाव आयुक्त ने कर दिया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी यही नहीं रुकेगी, पहले ईवीएम, उसके बाद डीएम और अब ना जाने किस किस एम के ऊपर वो सवाल उठाने वाली है। तो कांग्रेस का तो काम ही है यही। दिग्विजय का ईवीएम पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं। मध्य प्रदेश के हिसाब से ये समझ भी आता है, क्योंकि 29 सीटों में से महज एक ही सीट गठबंधन के तहत सपा को मिली थी, जबकि 28 पर उसने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 27 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतरे। लिहाजा हार और जीत का सेहरा कांग्रेस नेताओं के सिर ही बंधेगा। वही राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ कई दलों ने एक साथ चुनाव लड़ा, इसलिए हार जीत की जिम्मेदारी किसी एक पर तय करना बेहद ही मुश्किल भरा फैसला होगा। इसीलिए नेताओं के बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं कि विपक्ष ने नतीजों के बाद की तैयारी कर ली है और अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष बीजेपी को घेरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। तो अब तो कुछ घंटे शेष हैं, पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी और अगर एग्जिट पोल की माने तो हो ही चुकी है, लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, एग्जिट पोल को लेकर जो है ये स्थिति पहली बार निर्मित नहीं हो रही है। पहले भी लोगों ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर जो है संदेह जाहिर किया है। कुछ लोगों का मानना है कि एग्जिट पोल जो है वो उस हद तक सही नहीं उतरते हैं जिसका दावा किया जाता है एजेंसियों के द्वारा। दरअसल ये एक सैंपलिंग मेथड है और ये बहुत पुरानी एक विधा रही है कि बोरे से आप मुट्ठी भर अनाज निकाल के आप जो है पूरे बोरे का अनुमान लगाते हैं कि ये इसका सामान कैसा है। मतलब अनुमान के बारे में एक अनुमान है। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एग्जिट पोल से इसलिए इत्तेफाक नहीं रख रही हैं क्योंकि उनकी सरकार या उनकी जो एक इच्छा थी, जो मंशा थी, वो पूरी होती नहीं दिख रही है। और एक बात वो भी जो बहुमत का दावा कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमने भी एक सर्वे कराया है, तो जाहिर सी बात है सैंपल साइज उनका भी 19-20 हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 62 करोड़ वोटरों में से 30 करोड़ का सैंपल साइज उन्होंने लिया होगा। तो देखिए, अगर आपने भी अपना सर्वे कराया है और आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि 295 सीटें आपकी आएंगी, तो फिर आप ईवीएम पे टीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? आप फिर आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि आप कलेक्टर पे दबाव बना रही है भारतीय जनता पार्टी? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना। आप दो में से एक चीज कहें। अगर आपने सर्वे कराया होगा तो आपने भी किसी एजेंसी को माध्यम बनाया होगा, उसका भी तरीका वही रहा होगा जो बाकी एजेंसियों ने, जिसके आधार पर ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है स्पष्ट बहुमत के साथ में या एनडीए पूरे बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रहा है। तो एग्जिट पोल को लेकर आपने जो बोरे का उदाहरण दिया है, किसान तो हमेशा ईमानदारी से बोरे में गेहूं भरता है, लेकिन व्यापारी इतने चालू होते हैं कि कई बार बीच बोरे में मिलावट कर देते हैं। तो जो सैंपल लिया जाता है ना बोरे से, वो भी पकड़ में नहीं आता कई बार। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि आपका सैंपल साइज क्या है। ये सवाल होता है एजेंसियों से। एक तो एजेंसियों के साथ मैंने भी काम किया है, तो हम लोगों से भी कहा जाता था कि साहब सैंपल साइज बताइए कि कितने लोगों से आपने बात की, तो किस क्षेत्र के लोग थे, अलग अलग वर्ग के लोग थे कि नहीं थे। तो बहुत सारी चीजें होती। लेकिन आप ये देखिए कि 2004 में एक बार ये थोड़ा सा एग्जिट पोल आपका गलत निकला था, लेकिन अमूमन ये सही निकलता है। हाँ, एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य तय करती है, एग्जिट पोल उसी के आसपास क्यों आता? भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य तय किया था 400 के पार, और अभी आप देखिए कुछ एजेंसियां जो है 401 दे रही हैं। तो ये एक थोड़ा सा, ये बात जरूर थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी तय करती है, एग्जिट पोल उसी के आसपास क्यों? हो सकता है वो जनता की नब्ज बेहतर तरीके से समझते हो। लेकिन शुक्ला जी, अभी आपने बोला कि 2004 में तो नहीं आया था। 2004 में तो बीजेपी ने लक्ष्य तय किया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी आएगी, जब शाइनिंग इंडिया था, तब तो नहीं आया था। अभी बंगाल में भी हमने देखा है, बंगाल में भी कई राज्यों के चुनाव। प्रभु जी 2004 का जिक्र बार बार होता है, लेकिन उस दौरान एक चीज और हुई थी। जब चुनाव हारे थे तो अटल जी ने कहा था कि जो जीत रहे उनको भी नहीं पता था और जो हार रहे उनको भी नहीं पता था। लेकिन इस चुनाव में तो साफ साफ दिख रहा है कि जो हार रहे उनको भी पता है, जो जीत रहे उनको भी पता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नैरेटिव बना रहे हैं। अगर ये नैरेटिव ओपिनियन पोल के सहारे बनाया जाता तो मान सकते थे कि आप वोटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फ्लोटिंग जो वोटर है आप उसका एक माइंड सेट कर सकते हैं कि उसको किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब तो वोट डल चुके हैं, अब तो गिनती होना है, तब आप कैसे उसको कर सकते हैं। और दूसरा ईवीएम की बात हो रही, तो अगर आप कह रहे हैं 295 हमारी आ रही, अगर वो 295 आ रही तो दिग्विजय सिंह कह रहे कि फिर तो ठीक है, और अगर उनकी आ रही तो ईवीएम खराब है। देखिए मनोज जी, हम 4 लोग बैठे हैं, चारों पत्रकार हैं। शुक्ला जी बाहर से बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। हम चारों लगभग ये मान के चल रहे थे कि सरकार तो रिपीट हो रही है, तीसरी बार सरकार आ रही है। सीटों को लेकर जो अनुमान है 400 तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, इसको लेकर हमारी राय अलग अलग हो सकती है। लेकिन सरकार चूँकि यही आ रही क्योंकि विपक्ष बहुत कमज़ोर था, बिखरा हुआ था, सामने कोई वैसी चुनौती नहीं थी। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि वो पहले एक फेज़ तय कर लेते, सही स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ते, तो इस बार का चुनाव उनके लिए 2009 की तरह था। उनको ज़्यादा फायदा दिलाने वाला चुनाव था विपक्ष के लिए। लेकिन विपक्ष ने ही अपने आपस में लड़ भिड़ कर और खुद ही जो है अपना नेता न चुनकर, सीटों के तालमेल में झगड़े करके अपनी ये हालत कर ली विपक्ष ने कि जो एग्जिट पोल आ रहा है वो हमको सही होता हुआ अनुमान लग रहा है कि सही ही जाने वाला है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी अशोक शुक्ला जी ने भी कहा, ये एक सैंपल सर्वे है जो किसी निजी एजेंसी ने किया है। ये जो भी एग्जिट पोल है ये वास्तविक परिणाम नहीं है।
इससे किसी प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। इसके आधार पर वो संसद में जाके संसद की सदस्यता नहीं लेने वाला है। इसके आधार पर उसके वेतन भत्ते तय नहीं होने वाले हैं। इसके आधार पर वो अगले 5 साल तक अपने क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं कराने वाला है। ये किसी एक एजेंसी का अनुमान है, उनने अपने लिए बनाया है, पब्लिक के लिए बनाया है। इससे नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, विपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों वो बिलबिला रहे हैं इस बात को लेकर, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये वास्तविक तो है नहीं, वो भी कह रहे हैं वास्तविक नहीं है। अब वो तो चूंकि 2 दिन का समय है, उन एजेंसियों ने अपना काम किया, एक ट्रेंड बन चुका है। उनने कहा कि भाई हम चैनल चल रहे हैं, उनको अलग अलग आगे चलना है, तो उन्हें अपने अपने एग्जिट पोल निकाले, सर्वे निकाले। अब देखिए ना, यदि हम 2023 की बात करें तो कुछ के एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए। जो आज दावा कर रहे हैं कि हमारे जो है 16 में से 15 सर्वे सही साबित हुए है, 64 में से 63 सही साबित हुए, उनका 2023 का सर्वे तो फेल हो गया था एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के मामले में। मध्य प्रदेश के लिए उनने जो कहा था, तो एग्जिट पोल हमेशा सही निकलते हैं, ये तो बिल्कुल सही कह नहीं सकते हम दावे से। लेकिन इसको लेकर नेताओं की जो बयानबाजी हो रही है वो बिल्कुल उस समझ से परे है कि वो क्यों इसको लेकर बिलबिला रहे हैं। क्योंकि उनको जब भरोसा नहीं है तो न करें भरोसा, उसके लिए बोलना क्या है, उसके लिए पहले एग्जिट पोल का विरोध करना कि उसमें उसकी डिबेट में नहीं जाएंगे। आप कह सकते थे हम उससे सहमत नहीं है, बस इतनी सी बात थी। लेकिन वो कह रहे हैं मोदी का एग्जिट पोल है। हाँ, वो तरह तरह की बयानबाजी, कोई कह रहा है मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है, कोई कुछ कह रहा है। वो हमने अभी जीतू पटवारी जी को सुन रहे थे, वो अपनी अलग राग आलाप रहे हैं। दिग्विजय सिंह उससे जा रहे हैं कि जनता ने वोट दिया। तो अरे भाई, वोट तो ईवीएम में जनता ही देती है। ईवीएम में कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं है कि अपने आप बटन दबाती चली जा रही हो। फॉर्म 17C आपके पोलिंग एजेंट के पास है। उसके पोलिंग एजेंट जो बैठा था उस बूथ का, उसको पता है कि फलाने घर का फलाना आदमी वोट दे के गया है, उसने पर्ची पे नाम काटा है। आपके पास रिकॉर्डेड है सारी चीज़ें, कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास, जो भी पार्टी चुनाव लड़ी उसके पोलिंग एजेंट के पास। वही फॉर्म 17C लेकर आप काउंटिंग में अपने आदमी को भेजने वाले हैं। उसके पास वो कितने वोट डले उस बूथ पर, उस ईवीएम मशीन में, वो जब वो खुलेगी तो उतने वोट निकलेंगे, ना निकले तो आप सवाल करिए। लेकिन आप तो पहले से ही ऐसा हल्ला मचाए हुए हैं, ऐसा हल्ला आए तौबा मचाए हुए हैं, जैसे पूरा जो है दुनिया बदल रही है, पूरब के बजाय पश्चिम से सूरज उगने वाला हो, ऐसी स्थिति हो गई है। क्या विपक्ष को नहीं पता था कि ये परिणाम आने वाला है? शुक्ला जी, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 4.5 लाख कांग्रेसी कार्यकर्ता और बड़े नेता, सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता, कई उनके और नेता, विधायक चलते चुनाव में पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये तो वही हुआ ना, जहाज में छेद है तो चूहे दौड़ भागने लगते हैं। अब कप्तान भले बैठा रहे आखिरी तक, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि उसको तो यदि वो जहाज छोड़ के चला जाएगा पहले तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी, और रुका रहेगा तो बचने का एक चांस है उसको। तो कप्तान लोग डटे हुए हैं। अब वो जो है, चूंकि जहाज डूब रहा है तो कारण उनकी गलती थोड़ी बताएंगे कि हमारी गलती से डूब रहा है। वो ईवीएम को दोष दे रहे हैं, कह रहे मौसम खराब हो गया, ये खराब हो गया, सामने वाले का वो है। अरे भाई, वो उनने अपना पूरा चुनाव पूरी मेहनत से लड़ा। वो 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। वो जिन मुद्दों को पिछले 40-50 साल से लेकर चल रहे थे, उन पर वो साबित करके दे रहे हैं कि हम ये मुद्दों पर काम कर रहे हैं। वो चलते विधानसभा चुनाव में अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की घोषणा कर रहे थे, देना शुरू कर दिया उनने अगले 5 साल तक के लिए। और आप जो है केवल हवाई न्याय गारंटी दिखा रहे हो आप। तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने की पूरी प्रक्रिया में दोष था उन पार्टियों के जो अब रो रहे हैं। उनको यदि लड़ना था तो दमदारी से लड़ते, सही मुद्दों पर लेके आते। आप हो सकता है कि 4 तारीख के नतीजे के बाद वो लड़ें दमदारी से, लेकिन आपस में। लेकिन ब्रजेश जी, ये भी एक संकट है कि एग्जिट पोल को उन्होंने एग्जैक्ट पोल मान लिया, इसलिए पूरा मामला बिखरा हुआ है। क्योंकि आप अपने दावे पड़े रहते, वो अपने दावे पड़े रहते। वो तो हर पोल के बाद बताते थे, हर चरण के बाद, कि इतनी सीटें जीत ली, इतनी जीत ली। लेकिन 5 चरण तक तो आप चुप रहते हैं कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम तो ये बताएंगे नहीं हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। फिर आप कहने लगते हैं कि 295, मध्य प्रदेश कांग्रेस कहती है कि 332 ±5। देखिए मनोज जी, जो हकीकत में नेता होता है, जनसेवक होता है, जो जनता के बीच में रहता है, उसको जनता की नब्ज पता रहती है। यदि राम मंदिर पर उन्होंने नौता ठुकराया था तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, कई नेताओं ने छोड़ा, इसी आधार पर छोड़ा। तो जनता की नब्ज उनको पता थी। नेता बड़ा चतुर होता है, लेकिन ना छोड़ो, लेकिन इसको एक आधार बना लिया, आधार लेकिन नेता बड़ा चतुर होता है मनोज जी। वो अपनी गलती कभी नहीं कहता। वो
उसको कहना चाहिए। जो अपनी गलती यदि कांग्रेस स्वीकार करने लगे कि हम कहाँ कहाँ चूक कर गए, तो कांग्रेस ये घटते क्रम में ना जाए, बढ़ते क्रम में आ जाए। बीजेपी समीक्षा करती है, अपनी गलतियों को सुधार करती है और फिर वो आगे बढ़ती चली जाती है। आप एग्जिट पोल पर निश्चित तौर पर आप कह रहे हो कि सवाल नहीं उठाना चाहिए थे आपको, लेकिन आप एग्जिट पोल पर सवाल उठा भी रहे थे। आप ये कह सकते थे, मान लीजिए मैं वही सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, आप सवाल उठा भी रहे हैं, ठीक है, आप वाजिब है आपका सवाल उठाना, ये भी मान लेते हैं कि आप सवाल उठाइए, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि कल हमारे फेवर में आए परिणाम तो वो जनता का मत है और हमारे फेवर में नहीं आए तो ईवीएम की गड़बड़ी है, मतलब चट भी हमारी पट भी हमारी, ये कोई तुक है क्या? मतलब आप बताइए। आप कहते कि हाँ ठीक है, अभी हमको विश्वास नहीं है, कल आपको कहना चाहिए था जनता ने जो जनादेश दिया हमें स्वीकार किया। आप उस जनादेश को आप ये कह रहे हो कि गलत तरीके से लिया है, ये आप बार बार उसी जगह पर क्यों कहते हो जहां हार जाते हो? आपके समय में ईवीएम आई, आपके समय में उसमें चुनाव हुए, क्या आपने कोई गड़बड़ी की थी क्या? लगातार 2 बार सरकार बनाई आपने गठबंधन। अभी तेलंगाना में अभी आपकी सरकारें आ रही, कर्नाटक में आ रही, तेलंगाना में आ रही हैं, आज ही 2 राज्यों के परिणाम आए, वहां कोई बीजेपी की तो है नहीं। केंद्र की सरकार थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर पिछली बार आपको मिला, तो अब आप कह रहे हो कि जनादेश सही है, तो आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हो। यदि कोई गड़बड़ी कर सकता तो तमाम जगह करता, आपका सुपड़ा साफ हो जाता। आप अपनी गलतियों से नीचे चले जा रहे हो, लेकिन उस गलतियों से सबक नहीं ले रहे हो और ठीकरा दूसरे पे फोड़ रहा हो। मुझे लगता है कांग्रेस को इसी से सबक लेना चाहिए कि वो जनता के जनादेश को किस तरह से वो करे। आप जनता के मन में अपनी बात बैठा नहीं पाए, जनता का विश्वास आप जीत नहीं पाए, और आप कहते हैं कि वो विश्वास जीत लिया उन्होंने, तो कह रहे हैं वो ईवीएम से जीत रहे हैं। जनता को पता है, आपको भी पता है, ये कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं कैसे हार गए। यदि ऐसा नहीं होता तो चुनाव का बहिष्कार कर देते, लेकिन नहीं करते हैं। उनको पता है कि जनादेश उनको नहीं मिला है, ईवीएम पर ठीकरा इसलिए फोड़ रहे हैं कि खुद की गलतियां नहीं बताते। कोई दूसरों पर उंगली उठाता है मनोज जी, लेकिन 4 उंगलियां उस पर उठती हैं। तो कांग्रेस वो 4 उंगलियां नहीं देख रही कि हमारी क्या गलतियां हैं, हम उन गलतियों को सुधारें और अगली बार अच्छी दमदारी से मैदान में उतरें और जीत हासिल कर लें। लेकिन है ना, जो तमाम नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह, अब उनसे कोई कहे कि 10 साल से आप मुख्यमंत्री रहे, खुदा न खास्ता आप एक बार हार गए, दूसरी बार अपने घर से हार जाओगे तो मुंह कैसे दिखाओगे कि 10 साल आप सीएम रहे, आपका गढ़ है, राजा कहलाते हो, आप वहां से हार गए हो, तो अब आप कहोगे ईवीएम में गड़बड़ी है, मैं तो जीत सकता था ईवीएम की वजह से। यही जो तमाम नेता हैं जिनका जनाधार जनता में, सवाल उठेगा ना फिर कि अगर आप हार रहे हैं, मान लीजिए 35 साल बाद आप वहां जाके लड़ रहे हैं, अब जो सिंधिया है वो तो हर साल चुनाव लड़ रहे थे, हर 5 साल में वो चुनाव हार गए, तो आपकी उनकी जिसकी रेगुलर कनेक्टिविटी थी, तो ये तो सवाल जायज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है ना शुक्ला जी की, जिस देश में 80% साक्षरता हुई हो, वहाँ वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं एवरेज 60 है, 62 है, इसके आसपास घूम रहा है। और ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, चाहे वो ईवीएम के बहाने हो, चाहे चुनाव आयोग के बहाने हो, या किसी और कारण से गिनती के बहाने हो, या जो टोटल नंबर बताए गए कि 11 दिन उसमें डिले किया उसके बहाने, तो एक लोगों का विश्वास नहीं टिका रहा है इस पूरी प्रक्रिया के प्रति। नहीं, देखिए, अगर जनता में ईवीएम को लेकर कहीं कुछ संदेह होगा तो जनता सामने आएगी, जनता सवाल खड़े करेगी। अभी कौन सवाल खड़े कर रहे हैं? ईवीएम की विश्वसनीयता पे कौन सवाल खड़ा करता है? जो चुनाव हारता है वो ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े करता है। और अभी ठीक कह रहे थे ब्रजेश जी, ठीक कह रहे थे कि जब आप जन भावनाओं के मुताबिक या जन अपेक्षाओं के मुताबिक जब आप काम नहीं करते हैं तो लोग आपको जो है चुनना भी पसंद नहीं करते। 2014 में देश की जनता ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया था, और 2019 में जो फिर उनको जनादेश मिला था, तो एक लीडर को जनादेश मिला था, और 2024 में भी मुझे लगता है कि देश की जनता ने एक लीडर चुनने के लिए वोट डाला है। उसने ये नहीं देखा कि स्थानीय स्तर पे कौन नेता चुनाव लड़ रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, किस मुद्दे की बात कर रहा है। वैसे मुद्दे तो थे ही नहीं, और जो मुद्दे थे भी उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये था कि देश की कमान किसके हाथों में, और देश की जनता ने जिस पे विश्वास किया उसको वोट दिया। लोग चाहे ईवीएम को दोष दें या और किसी सिस्टम को दोष दें, कुल मिलाकर ये है कि जब आप जन अपेक्षाओं के मुताबिक कार्य करते हैं तो जनता आपको जो है गद्दी देती है, और जब उसकी अपेक्षाओं के मुताबिक आप नहीं करते हैं तो जनता आपको सत्ता से बेदखल कर देती है। 2003 में दिग्विजय सिंह को बेदखल किया था, और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार में जो बेदखल हुई थी, सत्ता से बेदखल हुई थी, उसकी मुख्य वजह ये थी कि वो जन अपेक्षाओं पे कुठाराघात कर रही थी, उसके मुताबिक कार्य नहीं कर रही थी। तो देश की जनता ने एक लीडर पे विश्वास किया। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं रह गई, और उसके पास में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी के मुकाबले जिसको खड़ा करके और जनता से ये कहा जाए कि साहब इनके विकल्प के तौर पे इनको देखिए और इनको वोट दीजिए। तो अब इस खींच को छुपाने के लिए, अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए वो ईवीएम को भी दोष देते हैं और अन्य चीजों को भी दोष देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि साहब ये ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि देश की जनता एक लीडर चुनती है,
और वो लीडर कभी देश की जनता इंदिरा जी को इस रूप में देखती थी और इंदिरा जी के नाम पर वोट देती थी। आज देश की जनता जो है मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। तो ईवीएम को दोष देना, या जो अभी जो पोल आया है, जिस तरह से पोल ओपिनियन मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, उसको दोष देना, उसे एक अनुमान के बारे में कोई अनुमान लगाना ठीक नहीं होता है। और एग्जिट पोल जो है कोई अनुमान है, और उसके बारे में ना तो आप ये अनुमान लगाइए कि सही है और ना ये मान के चलिए कि, लेकिन इसको देख के तो लग रहा है कि उन्होंने तो अनुमान लगा ही लिया है कि ये सही है, इसीलिए प्रक्रिया। लेकिन प्रभु जी, आरोप ये है कि 150 डीएम से बात की गृह मंत्री ने, तो अगर एग्जिट पोल में मान लीजिए कल अगर जो नतीजा आएगा, अगर तेलंगाना में 12 सीट मिल जाती कांग्रेस को, कर्नाटक में मिल जाती है जो एग्जिट पोल में नहीं दिख रही है, हिमाचल में मिल जाती है, या जहाँ वो गठबंधन में सरकारों में है, तो क्या मान लिया जाए कि वहाँ के डीएम ने कांग्रेस को जिता दिया? और अगर नहीं मिलती है तो ये मान लिया जाए कि वहाँ के डीएम कांग्रेस के नेताओं की या मुख्यमंत्री की नहीं सुनते हैं? क्योंकि अगर डीएम ही सब कुछ कर रहा होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये बड़ा ओछापन है मनोज जी कि आप जो है आप नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाली बात है कि आपने ईवीएम पर तो दोष देते ही, तो बेजान मशीन वो क्या जवाब देगी? आप चुनाव आयोग को दोष देते थे, अब आप जिला कलेक्टरों को दोष देने लगे, अगले बार आप और नीचे के अधिकारियों तक चले जाएंगे आप। तो निश्चित तौर पर डीएम जो है वो चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार काम करता है, वो ईवीएम नहीं बदल सकता ना, उसको तो ईवीएम गिनती की मिलती है। बिल्कुल, वो ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ईवीएम का खुले बाजार में मिल रही है आपके लोगों के सामने, ना खुले बाजार में मिल रही है, ना खुले बाजार में मिल रही है, तो निश्चित तौर पर वो एक गलत आरोप है। आप अपनी खींच मिटाने के लिए किसी पर भी ठीकरा फोड़ दें, आप हर बार नई नई चीज़ें ले आए। ईवीएम के साथ उन्होंने जयराम रमेश को लगा कि वो दिग्विजय सिंह ईवीएम पे बोल रहे हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ गए वो। अब चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है तो जवाब देते नहीं बन रहा है, 7 दिन का समय मांग रहे हैं। अरे भाई, जब आपके पास 150 नाम है, आप कह रहे हो 150 लोगों से बात की, तो प्रमाण 150 क्या 15 दे दीजिए, 1.5 आदमी का दे दीजिए, 1.5 कलेक्टर बता दीजिए कि किससे बात की है। तो शायद मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ होगा नहीं उनके पास, ना कॉल रिकॉर्ड होगा ना कोई होता, तो वो तो लिख के बता आयोग ने भी ना। कहा है कि किसी रिटर्निंग अधिकारी ने उनको नहीं बताया कि ऐसा कोई फोन किया। आयोग ने तुम जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत गलत प्रक्रिया है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम देखें, भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी, 2004 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में गए, हारे, अगले बार उन्होंने नेतृत्व बदल दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को आगे रखा, अगले चुनाव में गए, हारे, उनने नेतृत्व फिर बदल दिया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरे, और जब तक मोदी के नेतृत्व में उनको सफलता मिल रही है तब तक मोदी लीड कर रहे हैं। यदि ये इस चुनाव में नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आते हैं तो मान के चलिए कि मोदी की जगह अगली बार कोई और नेता जो है वो लीड करता हुआ दिखाई देगा। उसको वो तो एक कदम आगे ना प्रभु जी, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीते, वसुंधरा के में जीते, लेकिन बदल दिया ना एक समय, लेकिन वो तो हारे हुए को नहीं बदल रहे। इसके उलट वहां पे जो स्थिति देखी है कि लगातार कई चुनाव हारने का, मतलब 1 दर्जन से ज्यादा चुनाव हारने का टीका लग चुका है, लेकिन आप उसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट करके आगे चले जा रहे हैं, तो तब आपको समझना होगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो यदि आपको वाकई में बदलाव करना है, आपको एक नेता बड़े लीडर के मुकाबले अपना लीडर खड़ा करना है, तो आपको उसका कद बढ़ाना पड़ेगा, वैसे कद का आदमी लाना पड़ेगा, वैसी इमेज गढ़नी पड़ेगी। बीजेपी ने 5 साल 10 साल सरकार के बाहर में रहने के बाद उनने कितनी मेहनत की, एक अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ, भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए, सारे मुद्दों को कैश कराया, ऐसा देश में आभा मंडल बना दिया बीजेपी ने कि ऐसा लगता था कि हवा में भी भ्रष्टाचार है, आकाश में, पताल में, पता नहीं कहाँ कहाँ के भ्रष्टाचार उन्होंने गिनाए। जी को छोड़ के सारे जी कटघरे में आ गए, चारों दिशाओं में गिना दिए वो तो। और यदि एक टर्म और यूपीए की सरकार होती शायद 10 दिशाओं में भ्रष्टाचार बीजेपी गिना देती कि यूपीए ने 10 दिशाओं में ना कि नभ से लेके थल तक, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक माहौल बनाया, उन्हें जनता के मन में अपनी बात पहुंचाई। यहाँ आप जो है 9.5 साल तो सोते रहते हैं, चुनाव आता है और संसद में बैठ कर आंख मारते हैं, गले मिलने चले जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो फिर पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं जिससे जनता विश्वास ही नहीं करती, तो आपकी तरफ आती नहीं है। तो सबसे बिल्कुल अब जो भी है, लेकिन अब ये है कि अब कल जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद कांग्रेस का या विपक्ष का क्या स्टैंड होगा उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो हम नेरेटिव सेट होता देख रहे हैं वो तो तय मान के चलिए कि कल जो भी कुछ होगा वो दोपहर बाद ईवीएम कटघरे में होगी। फिलहाल वक्त इतना ही था। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपना एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर लिया है। ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग भी कटघरे में है, चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दे दी है, लेकिन क्या विपक्ष उससे मानने वाला है? लेकिन जनता ने जो कुछ किया है वो तो ईवीएम में पहले कैद हो चुका है, और कल जो कुछ निकलेगा उससे शायद अगर विपक्ष सबक ले तो हो सकता है आने वाले जो अगले चुनाव होंगे कई सारे राज्यों के विधानसभा के, लोकसभा में, इसमें उनका कुछ भला हो पाए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।